हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने गॉस लॉ के बारे में बात की थी। गॉस लॉ बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है और उससे हम लोग क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, तो गॉस लॉ के लिए एक्सप्रेशन आया था हमारे पास फाइव इक्वल टू 1 मिनट। ओके, तो गॉस लॉ के लिए एक्सप्रेशन आया था आपको फाइव इक्वल टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपका एक्सप्रेशन है। ओके, मीन्स हमारा जो फ्लक्स है टोटल डिपेंड करेगा कि नेट चार्ज कितना प्रेजेंट है। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा हमारा फ्लक्स क्या होगा, उस सरफेस से पास होगा। तो बेसिकली क्या कैलकुलेट किया गॉस लॉ ने, क्या बताया कि गॉस लॉ ने ये बताया कि किसी भी अगर कोई भी क्लोज सरफेस है तो उससे पास में फ्लक्स की जो वैल्यू होगी ये वो कितनी होगी, क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगी। ओके, नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस इज क्यू टाइम्स वन बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज प्रेजेंट ऑन इट, जैसा कि मैंने लिखवाया हुआ था। ओके, बट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसके बारे में that we should discuss about it. Important points regarding Gauss law। मतलब कि इसी और क्या क्या बातें इससे रिलेटेड है वो जरा ध्यान सुनेंगे। तो पहला हमारा ये है कि बेसिकली गॉस लॉ जो है वो सभी क्लोज सरफेस के लिए वैलिड है। शेप और साइज पे ये मैटर नहीं करता कि शेप कैसा है, साइज कैसा है। अगर क्लोज सरफेस है तो हम वहां से पार्शियल फ्लक्स की वैल्यू क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो गॉस लॉ is true for any closed surface, true for any closed surface, no matter what its shape और साइज। ओके, अगर क्लोज है तो हम क्या कर सकते हैं, उससे पास में फ्लक्स की वैल्यू क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, गॉस लॉ में हमारे पास क्या है, क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर क्यू नेट रिप्रेजेंट द टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोज सरफेस। मतलब क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज टोटल अवेलेबल है वो उस पर डिपेंड करता है। अब इसकी लोकेशन कुछ भी हो सकती है, इसकी लोकेशन उस सरफेस के अंदर कुछ भी हो सकती है। ओके, तो लिखेंगे द चार्ज में बी लोकेटेड, द चार्ज में बी लोकेटेड एनीवेयर इनसाइड द क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस के अंदर कहीं भी हो सकता है। ओके, थर्ड पॉइंट, अगर कोई हमारे पास ऐसा सरफेस हो जिसमें हमारे पास कुछ जो चार्ज है सरफेस के अंदर हो, कुछ चार्ज जो है सरफेस के बाहर हो, तब क्या होगा। सपोज कीजिए कि हमने कोई एक स्फीयर बनाया, ठीक है। कुछ जो चार्जेज हैं इसके अंदर है, कुछ चार्जेज जो है इसके जस्ट क्या है, बाहर है। कुछ चार्जेज अंदर है, कुछ चार्जेज बाहर है। तो यहाँ पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ड्यू टू बोथ चार्जेस, सपोज Q1 Q2। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा, इन दोनों चार्ज के कारण होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेटमेंट लंबा है इसलिए मैं इसको शॉर्ट में बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ड्यू टू ऑल चार्जेस, ऑल चार्जेस प्रेजेंट जस्ट इनसाइड
एंड आउटसाइड, ओके, आउटसाइड द सरफेस, ओके। मतलब ये कि अगर हमारे पास ये सरफेस है, ये पूरा एक अगर ये सरफेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको फाइंड करना है Q1 और Q2 के कारण। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट P पर, वो इन दोनों चार्ज के कारण होगा, इन दोनों चार्ज के कारण होगा। बट गॉस लॉ क्या कहता है कि यहाँ पे जो हमारे पास टर्म Q होगा, मतलब कि जो फाइव इक्वल टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, वो केवल इनसाइड को रिप्रेजेंट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पता करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इन दोनों के कारण होगा पॉइंट P पर। बट यहाँ पे जो क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट पे जो है, वो केवल इनसाइड वाले चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। बट इन गॉस लॉ Q is located inside the surface, मतलब क्लोज सरफेस के अंदर जो हमारे पास चार्ज होगा वो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट समझ में आया होगा कि अगर इनसाइड आउटसाइड दो चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों चार्ज ही होगा, लेकिन गॉस लॉ में हमारे पास केवल इनसाइड वाले की बात करते हैं, आउटसाइड आउटसाइड वाले की बात नहीं करते हैं। फोर्थ वन, अब क्या करते हैं, क्लोज सरफेस को कहीं पे हमको अगर मान लीजिए क्लोज सरफेस नहीं मिल रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सरफेस को अपनी तरफ से एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं, दैट वी कॉल इट गॉसियन सरफेस। क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस। अब उसको कैसे बनाते हैं उसके बारे में देखेंगे अभी। तो इसको एक लाइन में पहले लिख लेते हैं, दैट इज पॉइंट नंबर 4। ऑन द सरफेस दैट वी चूज, द सरफेस दैट वी चूज दैट वी चूज for the application of Gauss law, for the application of Gauss law, Gauss law is called Gaussian surface. One minute. That we call it Gaussian surface. ओके। तो अब ये गॉसियन सरफेस क्या है, सपोज कीजिए कि अब हमारे पास जो चार्ज है, ठीक है, वो स्फीयर के अंदर नहीं, स्फीयर के सरफेस पे है। कहाँ है, स्फीयर के सरफेस पे। और हमको क्या करना है, अब इस पे चार्ज है तो इससे कुल कितना फ्लक्स पास होगा उसको हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसके अराउंड में, इसके अराउंड हमको एक ऐसे एक सरफेस हमने क्या किया, कंसीडर कर लिया। इमेजिनरी सरफेस है, इसको हमने क्या कर दिया, कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो अब इस सरफेस से जितना फ्लक्स पास होगा उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इस सरफेस ने क्या किया, इस पूरे स्फीयर को, या इस पूरे स्फीयर को क्या कर लिया, इनक्लोज कर लिया है। तो अब इनक्लोज कर लिया है, तो इनक्लोज कर लिया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, गॉस लॉ लगा सकते हैं। गॉस लॉ से निकाल करके हम लोग इस पूरे सरफेस से पास होने फ्लक्स की वैल्यू क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। Now this imaginary surface is known as Gaussian surface. Gaussian surface. ओके। सिमिलरली सपोज कीजिए कि हमारे पास कोई एक कोन है, ओके, ऐसे कोन है कोई, इसके यहाँ पे बॉटम पे एक हमारे पास ऐसे कुछ रखा हुआ है, चार्ज रखा हुआ है। हमको क्या करना है, फ्लक्स कैलकुलेट करना है, इस सरफेस से पास होने फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे तो फिलहाल तो ग्रॉस लॉ नहीं लगा पाएंगे क्योंकि सरफेस हमारा क्लोज नहीं है। सरफेस क्लोज नहीं है तो सरफेस को क्लोज बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सरफेस ड्रॉ करेंगे, एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करेंगे। उस इमेजिनरी सरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे, गॉस लॉ। तो अब ये सरफेस क्या हो गया, क्लोज हो गया, ठीक है। अब क्लोज हो गया तो गॉस लॉ यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है। दैट सरफेस इज गॉस, हाँ, गॉसियन सरफेस, ओके। तो गॉसियन सरफेस के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी बॉडी से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास होगा उस सरफेस से पता कर सकते हैं, ठीक है।
या कितना चार्ज अवेलेबल है उस सरफेस पे, ये भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। बताता हूँ, जितने अमाउंट, जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा फ्लक्स। नो, नेक्स्ट गॉस लॉ इज ऑफन यूजफुल टुवर्ड द मच इजियर कैलकुलेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक है, वेयर व्हेन द सिस्टम में हैज सम सिमेट्री। ओके, अगर सिस्टम के पास सिमेट्री नहीं है तो हम लोग वहां पे गॉस लॉ नहीं लगा सकते। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट, गॉस लॉ इज ऑफन यूजफुल। गॉस लॉ से केवल चार्ज और फ्लक्स ही कैलकुलेट नहीं कर सकते, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, किसी सिमेट्रिकल सरफेस के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, गॉस लॉ is often useful to is often useful towards much easier calculation easier calculation of the electrostatic field of the electrostatic field when the system has when the system has some symmetry when the system has some symmetry। ओके, अगर सिस्टम के पास सिमेट्री है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। सिस्टम के पास अगर सिमेट्री है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वहां पे गॉस लॉ की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज कीजिए कि हमारे पास एक क्यूब है ऐसे, कॉपी में क्या अच्छे से बनेगा, बनाइएगा उसको। ठीक है, ऐसे अगर सेंटर पे है तो सिमेट्रिक है। ऑल चारों तरफ से हमारे पास ऊपर नीचे दाएं बाएं सभी डायरेक्शन में क्या है, सिमेट्रिक पॉइंट्स है। ओके, बट अगर चार्ज हमारा क्या होगा, इसके किसी एक सरफेस में, मान लीजिए सपोज कि इस वाले सरफेस पे अवेलेबल है। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इनक्लोज करने के लिए एक हमको दूसरा एक क्यूब बनाना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, जिससे कि हमारा क्या हो जाए, एक सिमेट्रिक हो जाए। क्या हो जाए, सिमेट्रिक। आप समझ सकते हैं। ओके, तो अब चार्ज क्या हो गया, इनक्लोज भी हो गया और इसी के सिमेट्रिक हमने क्या किया, एक दूसरा क्यूब ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, जस्ट इनसाइड एंड आउटसाइड एनीवेयर अराउंड द क्यूब। ओके, तो बेसिकली गॉस लॉ की एप्लीकेशन, गॉस लॉ हमारा क्या था, कुलम्स लॉ का जस्ट एक एप्लीकेशन है कि कुलम्स लॉ से हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था, उसी तरह गॉस लॉ से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। बिकॉज फाई इक्वल टू हमने ई ए भी पढ़ा है, ई ए कॉस थीटा भी पढ़ा है। तो यहाँ से फाई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट कर सकता है और फाई हमारा ई भी है। तो ये दोनों फ्लक्स को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, फ्लक्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं, कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं और फ्लक्स भी निकाल सकते हैं, फ्लक्स तो यहाँ पे से भी निकलेगा और यहाँ पे नेट चार्ज भी निकाल सकते हैं, एरिया भी निकाल सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि आपका न्यूमेरिकल कैसा दिया हुआ है। तो जस्ट एग्जांपल नंबर 1.10 आप एक बार देखेंगे तो वहां पे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और लास्ट में एक और पॉइंट दिया, 6 पॉइंट, गॉस लॉ फॉलोज, गॉस लॉस फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ। ओके, मीन्स 5 1/r² means as we go further from that object where the charge is located, then the amount of flux will decrease accordingly 1/r²। ओके, मतलब कि जैसे जैसे हमारे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे नंबर ऑफ फ्लक्स भी क्या होते जाएंगे, धीरे धीरे घटते जाएंगे, घटते जाएंगे, घटते जाएंगे।
तो फिफ्थ स्टेटमेंट आपका ये है। तो और ये कह रहा है कि अभी ऐसा कोई हमारे पास कोई चीज देखने को नहीं मिला है जो इस गॉस लॉ के वॉल्यूशन मतलब कि इनवर्स स्क्वायर लॉ को वायलेशन को इनवर्स स्क्वायर लॉ को इस रूल के अकॉर्डिंग वायलेट करता हो। ठीक है। तो फाइव आपका वन बाई आर स्क्वायर के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ओके, नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, and those students who are watching this video, please subscribe, like, subscribe, and share this video among your friends who is preparing for UP board exams. Okay, so we will meet in the next lecture and we will cover our last topic. Okay.